हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस पर। 11 फरवरी का एडिटोरियल एनालिसिस हम लोग करने जा रहे हैं ग्रामर, स्ट्रक्चर और न्यू इंग्लिश वर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो हम सॉरी बोलना चाहेंगे आप लोगों को, क्योंकि 2 दिन लेट से ये एडिटोरियल एनालिसिस आप लोगों के पास हम पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके पीछे कारण था कि मेरा लैपटॉप जल गया है और दूसरा जुगाड़ करने में टाइम लग गया 1-2 दिन का। इसी वजह से सारा काम ठप पड़ गया था और कोई भी क्लास कंडक्ट नहीं हो रहा था। और ये भी कहना चाहेंगे साथ ही साथ कि कहीं भी क्लास को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि कोई स्क्रिप्टेड क्लास नहीं है। और किस सेंटेंस के एनालिसिस में डिटेल्स में हम कौन सा ग्रामर पॉइंट और स्ट्रक्चर और न्यू वर्ड, इंग्लिश वर्ड हाईलाइट करेंगे, ये मुझे भी पता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, ऑर्डिनरीली सर्चेज एंड सीजर्स आर द लेजिटिमेट स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन। ऑर्डिनरीली का मतलब यहाँ पर आप बोल सकते हैं जेनरली, सामान्यतः। सर्चेज एंड सीजर्स ये क्या होता है? तो हमने पढ़ा है आपको वोकेबलरी के क्लास में कि सर्चेज और सीजर एक लीगल प्रोसेस होता है जिसमें जांच अधिकारी किसी भी क्राइम से संबंधित किसी भी व्यक्ति जिस पर शक की सुई जा रही है उसके प्रॉपर्टी में सर्च करते हैं, घर, मकान, जमीन, फार्म हाउस पे जाके, और क्राइम से रिलेटेड कोई भी एविडेंस मिलता है तो उसको सीज करके ले आते हैं बाद में केस को आगे बढ़ाने के लिए। इस प्रोसेस को सर्चेज एंड सीजर कहते हैं। ठीक है, तो ये एक लेजिटिमेट मतलब कानूनी स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी इन्वेस्टिगेशन का, डन ऑन द बेसिस ऑफ प्रायर इंफॉर्मेशन। और ये किया किस बेसिस पे जाता है? प्रायर इंफॉर्मेशन के बेसिस पे किया जाता है। क्लियर है? बट लेकिन ईडीज रेड्स, ईडी का जो रेड पड़ता है, जो छापामारी होता है, जो पड़ा इन द ऑफिस ऑफ इंडिपेंडेंट डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म न्यूज क्लिक। एक डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म है जिसको न्यूज चैनल कर सकते हैं, डिजिटल न्यूज चैनल है, मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल नहीं है, और इंडिपेंडेंट है मतलब वो सरकार के अधीन नहीं है, किसी कंपनी के अधीन नहीं है। तो उसके ऑफिस में ईडी ने रेड डाला। ठीक है, एंड इन द रेसिडेंट ऑफ इट्स प्रोमोटर एंड चीफ एडिटर इन चीफ, इसके प्रोमोटर और एडिटर इन चीफ हैं, उनके घर पर भी छापा मारा। हैव इनवाइटेड जस्टिफाइड कंडेमनेशन, और ये हरकत ने जस्टिफाइड कंडेमनेशन किया फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटिंग द मीडिया। बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो मीडिया हाउसेज के होते हैं, ठीक है, जैसे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया है और बहुत सारी है ना। तो इन सब ने बहुत ज्यादा कंडेम किया इस बात को कि ईडी ने ऐसा किया ही क्यों। तो इस हरकत को करते के साथ ये जो कंडेमनेशन है उसको कहते हैं ना, न्योता दे दिया। तो ईडी के इस हरकत ने कंडेमनेशन को, जस्टिफाइड कंडेमनेशन को न्योता दे दिया कि नहीं भाई, तुम जो कर रहे हो मेरा निंदा, हम डिजर्व करते हैं, हम क्रम में ऐसा किए हैं कि मेरा निंदा होना चाहिए। ठीक है, देयर इज एवरी लाइक्लीहुड, हर तरह से संभावना है कि दिस ऑपरेशन इज लिंक्ड, यह ऑपरेशन जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? प्लेटफॉर्म से। किस प्लेटफॉर्म से? इन डेप्थ कवरेज ऑफ ऑनगोइंग प्रोटेस्ट। ये जो अभी जारी प्रोटेस्ट चल रहा है ना, आंदोलन किसान वाला, उसका इन डेप्थ कवरेज किया था। ठीक है, एज वेल एज द वेरियस स्ट्रगल्स ऑफ द पीपल, और बहुत सारे लोगों के स्ट्रगल को भी उसने कवरेज किया था। एंड द ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस दैट रिप्रेजेंट देम, और उन सभी बेसिक लेवल के ऑर्गेनाइजेशंस को जो इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, ऑस्टेंसिवली मतलब क्लियरली, arising from an FIR registered by the Delhi police some months ago, the ED is said to be investigating alleged money laundering to the tune of 30 crore। ठीक है, यहाँ to the tune of का मतलब होता है amounting to, यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा? amounting to। मतलब अब जो है दिल्ली के पुलिस ने इस पर FIR किया था कुछ महीने पहले। ठीक है, और उसी सिलसिले में ईडी ने इसका जांच कर दिया मनी लॉन्ड्रिंग का। और मनी लॉन्ड्रिंग में केस कितना का बनाया गया? 30 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग। मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? तो इलीगल से तरीके से आप कहीं से पैसा लाए हैं और उसको छिपा रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉट मच इज नोन अबाउट द नेचर ऑफ द पुलिस केस। ये पुलिस केस किस तरह से है, क्यों किया गया, इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी किसी को नहीं है। बट द एजेंसी इज एम्पावर्ड बाय द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट to investigate if the proceeds मतलब पैसा of crime related to a predicate offense have been laundered। देखिए, इसके बारे में तो बहुत पता नहीं है कि पुलिस ने किस तरह का FIR किया है, पुलिस ने कौन कौन सा है उसमें धारा लगाया है, ये सब कुछ मालूम नहीं है। लेकिन इतना तो तय है कि जो ईडी है, जो एजेंसी है ईडी, उसके पास राइट है कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है ना, PMLA,
के हिसाब से उसको जांच करने का अधिकार मिल जाता है। क्या जांच करने का? यदि कोई भी पैसा क्राइम से रिलेटेड प्रेडिकेट ऑफेंस के रूप में लॉन्डर किया गया, मतलब हाँ, एम्पावर का मतलब उसको शक्ति दिया गया एजेंसी को। द एजेंसी इज एम्पावर्ड मतलब उसको पावर मिला हुआ क्या करने का? प्रिवेंशन, इस एक्ट के द्वारा पावर मिला है उसको कि जांच करेगा। अगर कोई भी पैसा प्रोसीड्स, मतलब कहीं से भी जो पैसा आ रहा है वो प्रोसीड्स कहलाता है। वो चाहे आप कोई सामान बेच के ला रहे हो, कोई सर जैसे हम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो उससे जो पैसा आ रहा है वो मेरा प्रोसीड्स है। हाँ, जो इनकम हुआ वो प्रोसीड्स है। क्लियर है? तो आप इनकम कर सकते हैं। इफ द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिलेटेड टू ए प्रेडिकेट ऑफेंस, ठीक है, यदि प्रेडिकेट ऑफेंस से रिलेटेड क्राइम, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम रिलेटेड टू ए प्रेडिकेट ऑफेंस, मतलब एक क्राइम है, प्रेडिकेट ऑफेंस है। प्रेडिकेट ऑफेंस क्या होता है कि जैसे हमने कुछ गलत काम किया, आपने उसमें मेरा साथ दिया, तो गलत काम हम किए तो प्राइमरी ऑफेंस हो गए, और आप प्रेडिकेट ऑफेंस किया, आप उसमें साथ दिए, हथियार दिए, या मेरा हथियार छुपाए, या पैसा दिए क्राइम करने के लिए, किसी भी तरीके से मदद किए, तो ठीक है, हाँ, एकॉम्प्लिस हो सकते हैं आप उस तरह से। Whether such a primary offense has been established or not, and if so, whether NewsClick is in a way linked to it is unclear। अभी कुछ भी पता नहीं चला है कि प्राइमरी ऑफेंस साबित हुआ भी है कि नहीं। यदि हुआ है तो NewsClick उस मामले में जुड़ा हुआ भी है कि नहीं जुड़ा हुआ है, इसका कोई अभी स्पष्ट खुलासा नहीं हो पाया, ठीक है। हालांकि however, in the light of the manner in which, उस तरीके से, in the light of the manner मतलब considering the manner, उस तरीके को ध्यान में रखते हुए, कौन से तरीके को? हाँ, एजेंसी इज वॉन्ट मतलब एजेंसी यूज्ड टू है मतलब अभ्यस्त है, एंटर द सीन मामले में घुसने के लिए, टू इन्वेस्टिगेट जांच करने के, बोथ रियल एंड इमेजिनरी एलिगेशंस, वास्तविक एलिगेशंस को भी जांच करता है, मनगढ़ंत कहानी को भी जांच करने घुस जाता है, ईडी के बारे में जाना जाता है, ठीक है। अगेंस्ट एनीवन वोकली क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट, कोई भी इंसान, कोई भी देश का आदमी यदि सरकार का खिलाफ आवाज उठा रहा है, क्रिटिकल हो रहा है, वोकली क्रिटिकल हो रहा है, अपने जोर शोर से आवाज उठा रहा है, आलोचना कर रहा है सरकार का, ईडी वहां घुस के उसका जांच करने लग जाता है, ठीक है। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रश असाइड द सस्पिशन, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वेबसाइट इज बीइंग टारगेटेड फॉर इट्स कवरेज ऑफ द फार्मर्स एजिटेशन, कि इस वेबसाइट जो न्यूज क्लिक है इस पर टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यह फार्मर्स के एजिटेशन को कवरेज किया था, एज वेल एज लास्ट ईयर्स कंट्री वाइड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिटीजनशिप एक्ट, और ये जो पिछला साल जो सीएए के खिलाफ कंट्री वाइड प्रोटेस्ट हुआ था उसको भी सब जगह कवरेज किया था। तो ये दो कारण तो दे चुका है ईडी को। ईडी के बारे में जाना ही जाता है कि रियल एफआईआर रहे चाहे इमेजिनरी रहे, ये घुस जाएगा। खास करके इसको तब पता चलना चाहिए कि सरकार के खिलाफ वो काम हो रहा है, वो साला घुस के जांच कर देगा। ये एडिटर साहब बोल रहे हैं। हाँ, इट इज डिफिकल्ट, ब्रश असाइड का मतलब होता है इग्नोर करना, इस सस्पिशन को, इस शक को इग्नोर करना मुश्किल है कि वेबसाइट टारगेट किया जा रहा है। मतलब मन में शक आ रहा है कि वेबसाइट को इस सब कवरेज के चलते टारगेट किया जा रहा है, इस शक को हम इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। कौन बोल रहे हैं? एडिटर साहब बोल रहे हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। द प्रेजेंट रिजाइम्स रिकॉर्ड, जो अभी प्रेजेंट सरकार है उसका रिकॉर्ड है क्वाइट डिसमल, बहुत खराब वो रिकॉर्ड है उसका। यदि किसी का रिकॉर्ड डिसमल है तो बहुत पुअर रिकॉर्ड है, घटिया रिकॉर्ड है, अच्छा नहीं है रिकॉर्ड उसका। व्हेन इट कम्स टू द ऑब्वियस काउज ऑफ सेंट्रल एजेंसीज सच एज सीबीआई, ईडी, आईटी एंड इवन द एनआईए टू रेन इन डिसेंटिंग वॉइसेस। ठीक है, मतलब क्या है सरकार का? तो देखिए बता रहा है कि प्रेजेंट रिजाइम जो है उसका रिकॉर्ड बहुत खराब है। मतलब इसके बारे में जाना जाता है कि व्हेन इट कम्स टू ऑब्वियस यूज ऑफ सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल एजेंसीज के यूज करने के, जाहिर सी बात है सेंट्रल एजेंसी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही यूज करेगा। और प्रेजेंट रिजाइम किसका है? एनडीए का है ना। तो एनडीए का रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है कि कोई भी सेंट्रल एजेंसी जैसे सीबीआई है, ईडी है, आईटी है, एनआईए भी को भी ये लोग अपने डिसेंटिंग वॉइस में यूज कर लेते हैं। मतलब कि टू रेन इन डिसेंटिंग वॉइसेस, रेन इन का मतलब कंट्रोल करना, कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, किसको कंट्रोल करने के लिए? डिसेंटिंग वॉइस। कोई असहमति वाला बात होता है, मतलब सरकार का विरोध करने वाला बात हुआ तो उसको दबाने के लिए इन सब एजेंसीज का ये लोग उपयोग करते हैं। कौन वाले? प्रेजेंट रिजाइम वाले लोग। इसका रिकॉर्ड इसमें सब जानता है कि ऐसे ही लोग करते हैं। समझ रहे हैं बात? कि सेंट्रल एजेंसी को लगा देंगे, उसके खिलाफ जांच पड़ताल में 2-4 को केस डलवा देंगे और उसके बाद उसको पकड़ के भीतर कर देंगे और उसके बाद जांच चल रहा है 2 साल, 4 साल, 5 साल। समझ रहे हैं बात? तो ये जो प्रेजेंट रिजाइम वाले लोग हैं, ये सरकार जो है ये कर रही है, इसका रिकॉर्ड इस मामले में बहुत खराब है। आदमी हड़कता है इससे। नहीं समझे बात?
इट इज अनफॉर्चुनेट, ये बहुत दुखद बात है कि स्पेशलाइज्ड एजेंसीज आर अलाउइंग देमसेल्व्स टू बी यूज्ड एज फोर्स मल्टीप्लायर्स इन पॉलिटिकल बैटल्स अगेंस्ट सेक्शंस ऑफ द अपोजिशन। बिल्कुल सही बात है, बहुत खराब बात है कि जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी अपने आप को अलाउ क्यों कर रहे हैं कि वो फोर्स मल्टीप्लायर्स के रूप में यूज किए जाए। जाहिर सी बात है, सरकार उसको अपनी ताकत को मल्टीप्लाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए यूज कर रही है, हाँ, पॉलिटिकल बैटल में, खास करके अपने विरोधियों के खिलाफ। इन एजेंसीज को इसका विरोध करना चाहिए कि नहीं भैया, हम आपके पार्टी के हित के लिए नहीं बने, इस तरह से आप तो अपना पार्टीगत हित करवा रहे हैं ना। तब amidst claims that there are varying kinds of conspiracies, ये दावे किए जा रहे हैं कि बहुत तरह के कॉन्स्पेरेसी है अगेंस्ट द गवर्नमेंट एंड इंडिया। सरकार दावा कर रही होगी इस तरह कि केंद्र सरकार और भारत के खिलाफ बहुत तरह के षड्यंत्र हो रहे हैं, और इन दावों के बीच इट इज नो सरप्राइज, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इट इज नो सरप्राइज तभी यूज किया जाता है जब दैट के बाद आप कोई ऐसा बात बता रहे हैं जिसका उम्मीद पहले से था, ये बात तो होगा ही, ठीक है। इट इज नो सरप्राइज दैट रिलेंटलेस जर्नलिस्टिक फोकस ऑन प्रोटेस्ट which are basically steps taken in pursuit of redress for public grievances is inviting repressive action। इस बात में कोई, जैसे जब ये दावा किया जा रहा है, जब सरकार दावा करे कि भाई सरकार के खिलाफ और भारत देश के खिलाफ बहुत सारे कॉन्स्पेरेसीज हो रहे हैं, तब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इसमें रिप्रेसिव एक्शन लिया जाएगा, दमनात्मक कार्रवाई की जाएगी, खास करके तब जब लगातार जर्नलिस्टिक फोकस है प्रोटेस्ट पर। जो भी प्रोटेस्ट होता है, सीए पर भी पूरा मीडिया हाउस का फोकस था, अभी फार्मर्स वाला पे भी फोकस है ना। और ये किस लिए किया जा रहा है? बेसिकली इसलिए किया जा रहा है कि परस्यूट हो सके रिड्रेस ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस, चाहे सीए था, चाहे फार्मर्स एजिटेशन है, इन सब में पब्लिक ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने के लिए मीडिया हाउस घुसती है कि भैया इसको जो है सरकार तक पहुंचाया जाए, इसको फोकस करती है ताकि इसका समाधान निकले। इसको एक हवा दिया जाता है कि सरकार और देश के खिलाफ षड्यंत्र है, और इसके कारण उनके ऊपर रिप्रेसिव एक्शन ले लिया जाता है। क्लियर है बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। लॉज, वे कानून दैट आर सीरियस इन नेचर, वे कानून जो बहुत सीरियस नेचर के हैं, एंड आउट नॉट टू बी इन्वोक्ड, और उनको उपयोग नहीं किया जाना चाहिए लाइटली, हल्के हल्के में, आर बीइंग यूज्ड, वो कानून यूज किए जा रहे हैं विद अबैंडन अगेंस्ट दोज सीन टू हैव इन्वाइटेड द एस्टेब्लिशमेंट्स रैथ, उन लोगों के खिलाफ क्रोधपूर्वक, बेईमानी पूर्वक जो इस सरकार के गुस्से को न्योता दे रहे हैं। सरकार के गुस्से को न्योता देने का मतलब सरकार के विरोध में बोल देना, ठीक है। दिस में एक्सप्लेन द फ्रीक्वेंसी विथ विच द ऑफेंस ऑफ सेडिशन इज बीइंग इन्वोक्ड, ठीक है। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बार बार सेडिशन का जो ऑफेंस है वो लगाया जा रहा है लोगों पर। क्या करने के लिए? बोलने के लिए और लिखने के लिए। कोई भाषण दे रहा है तो उस पर राजद्रोह लगा दे रहा है, कोई न्यूज़पेपर में लिख रहा है आर्टिकल तो ऊपर भी उस पर सेडिशन का केस लगा दे रहा है, इन्वोक कर दे रहा है ना। While allegations of anti-national activity peddled by those groomed to build such narratives lead to action under the Unlawful Activities Act, और बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं, उनको इस तरह से डिजाइन किया गया, ग्रूम किया गया है कि इस तरह का नैरेटिव बना देंगे, हर एक चीज का कहानी उसी तरीके से बना देंगे। मतलब किसान आंदोलन कर रहा है किसी कानून को लेकर के, और उसके समर्थन में कोई कुछ बोला तो उसको इस तरह से घुमा दिया जाएगा बात को मीडिया के अंदर और सोशल मीडिया के अंदर। ऐसे लोग स्पेशलिस्ट बैठाए गए हैं कि आप घुमा के इसको प्रोपेगेट कर दीजिए, फैला दीजिए। अब फैल गया तो लगने लगेगा कि अब वो जो है देशद्रोह है, राष्ट्रद्रोह है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करवा लेंगे, फिर सीबीआई को लगा के, एनआईए को लगा के, ईडी को लगा के हम देख लेंगे, फिर करके उस पर केस डाल देना, ठीक है। इन अदर इंस्टेंसेस, दूसरे उदाहरणों में, केसेस ऑफ प्रमोटिंग सोशल एनिमिटी, आउटरेजियस रिलीजियस सेंटिमेंट्स आर आल्सो स्लैप्ड सिलेक्टिवली टू डिसिप्लिन कॉमेडियंस एंड स्क्रिप्ट राइटर्स। बहुत सारे कॉमेडियंस, स्क्रिप्ट राइटर्स है जो हंसी व्यंग के तरीकों में, तौर तरीकों में सब सरकार के स्टेप का विरोध करते हैं, तो वहां पर क्या कर दिया जाता है, वहां उनके खिलाफ ये बात कर दिया जाता है कि आप समाज में दुश्मनी फैला रहे हैं, हाँ, आप जो है रिलीजियस सेंटिमेंट्स को आउटरेज कर रहे हैं, भड़का रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को, और ये करके उनको स्लैप कर दिया जाता है, मतलब उन पर कार्रवाई कर दी जाती है। नहीं समझे बात? द सुप्रीम कोर्ट्स इंटरवेंशन हैज प्रोटेक्टेड प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत मामलों में इंटरवेन किया, हस्तक्षेप किया, इससे बहुत सारे प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट का तो रक्षा हो गया। किससे? फ्रॉम अरेस्ट से, फॉर डिफामेशन ऑफ फॉर ट्वीट्स,
मतलब बहुत सारे लोग ट्वीट्स कर देते हैं, तो बोला कि नहीं भाई आप जो है डिफेमेशन वाला केस लगा देंगे आप पर, मानहानि वाला, ट्वीट के चलते अरेस्ट कर लेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर क्या कुछ ही कर रहा है, तुम बड़ा उड़ा गया है, कुछ ही हो गया ट्वीट कर दिया तो उस सबका अरेस्ट रुका। लेकिन वो सब प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट था, छोटकन के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं इंटरफेयर कर पाता है। दैट टर्न्ड आउट टू बी इनकरेक्ट। ठीक है, इट नो मोर बिहेव्स ए रिस्पॉन्सिबल एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। ये टू डिसमिस क्रिटिसिज्म, ये कहीं से भी दर्शाता नहीं है कि एक अच्छा रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है, क्योंकि ये जो डिसमिस कर रहा है क्रिटिसिज्म को, डिसमिस करना उसका नेचर नहीं होना चाहिए अच्छा गवर्नमेंट का। ऑफ इट्स ट्रीटमेंट ऑफ डिसेंटर्स, अपने विरोधियों को इलाज करने के लिए सरकार जो है अच्छा सरकार रहेगी, रिस्पॉन्सिव सरकार रहेगी। रिस्पॉन्सिव मतलब जो हर बात पर प्रतिक्रिया दे, रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवारी लेके देश में गड़बड़ हो रहा है तो हम उसको सही करेंगे, देखेंगे। ये अच्छा सरकार का नीति होता है। लेकिन अच्छा सरकार का लक्षण नहीं होता है कि वो अपने विरोधियों के इलाज करने के लिए क्रिटिसिज्म को ही डिसमिस कर दे, इस तरह से केस मुकदमा लगा के। आगे बढ़े। इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, इसमें जर्नलिस्ट पर का भी इलाज कर दिया जाता है इस तरीके से, हु डू नॉट एग्री विद इट, जो सरकार से सहमत नहीं होते। एज मोटिवेटेड एंड इंस्पायर्ड बाय फॉरेन एलिमेंट्स, और उनको कह दिया जाता है कि विदेशी ताकतों के द्वारा संचालित हो रहे हैं। ठीक है, आई होप, देखिए मेरा काम सिर्फ पैसेज को पढ़ाना है, ना सरकार का विरोध करना है, ना सरकार का समर्थन करना है, ना किसी एडिटर का। बस हम ये पढ़ाते इस वजह से हैं ताकि आप इसको रीराइट करें और आप में राइटिंग स्किल आ जाए, इसका वोकैबुलरी हम आपको सिखा सकें। अगर आपको ये एडिटोरियल अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट कर खाएं, शेयर करें। अगर आप सोनीज ट्यूटोरियल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बन जाइए, सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन हिट कर दीजिए और इस परिवार को और बड़ा करने में हमारी मदद कीजिए, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा जगहों तक शेयर करके। और अगर आपने सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दिया है तो अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाकर यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस और अपडेट्स का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप जब भी वीडियो को देखें 1 सेकंड भी स्किप ना करें, क्योंकि कहां पर क्या एक्सप्लेनेशन आएगा ये पता नहीं होता, क्योंकि स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है। थैंक यू वेरी मच।